दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों हम यहाँ पढ़ने वाले हैं इंटर क्लास का बायो का दूसरा चैप्टर। तो दूसरा चैप्टर का क्या नाम था? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो दोस्तों हमने पार्ट 1 पार्ट 2 भी पढ़ा चुका है। दोस्तों अगर पार्ट 1 पार्ट 2 आप लोगों ने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए दोस्तों, या प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। दोस्तों आप चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का पहला और दूसरा जो वीडियो है आप लोग प्ले लिस्ट में पा जाएंगे दोस्तों, वो भी नोट्स के साथ पा जाएंगे। दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से हमने आपको समझाया है, प्रैक्टिकल करके भी हम आप लोग को बताए हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अपने मेन टॉपिक पर हम आते हैं कि हमने पार्ट 2 वीडियो में, लास्ट वाले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। तो आप लोगों को हमने पढ़ाया था दोस्तों, उसमें पढ़ाया था पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में होने वाली घटनाएं दोस्तों, जिसके अंतर्गत आप लोगों को पराग कोश की संरचना के बारे में हमने अच्छे से बताया था कि इसके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो किस किस प्रकार से हैं दोस्तों, उसका नाम क्या है। तो चलिए दोस्तों अब इसके बाद में इनका जो मेरा पार्ट्स था उन लोगों का हम यहाँ डिफिनेशन देखेंगे दोस्तों। तो अच्छे से एंडिंग के साथ बने रहिए और जितने भी हम आपको बताते हैं नोट्स आपको प्रोवाइड कराते हैं, नोट्स में आप लोग लिखते रहिए दोस्तों। तो चलिए यहाँ दिया गया है, यहाँ पहला है बाह्य त्वचा, दूसरा है अंतःस्तर और तीसरा हमारा था मध्य स्तर, चौथा था टेप्टम और पांचवा था प्राथमिक पुष्पी पुबीजाणु जनन संवहन उत्तक। और ये जो हमारे चारों ये होते हैं दोस्तों उसे हम कहते हैं लघु बीजाणु धानिया। फिर यहाँ रंधक आपका था दोस्तों, साथ में इंग्लिश में आपको लोग को हम बताते हैं दोस्तों, जिससे आप लोग की इंग्लिश में भी जैसे कहीं पूछ लेते हैं तो अगर आप हिंदी जानते हैं तो इंग्लिश में नहीं जानते तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, नहीं बता सकेंगे। तो साथ में अगर इंग्लिश भी आप लोग स्ट्रांग करते रहिएगा तो आप लोग बता सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ हम डिफिनेशन देखने वाले हैं, इन सभी पार्ट्स जो थे उनका डिफिनेशन। तो अच्छे से देखते रहिए और आप लोग भी नोट्स कॉपी बना लिए, बार बार हम कहते हैं नोट्स कॉपी बना लीजिएगा। तो यहाँ दिया है बाह्य त्वचा। तो बाह्य त्वचा का यहाँ डिफिनेशन देखेंगे, यहाँ है परागकोश की सबसे छोटी सबसे बाहरी परत को बाह्य त्वचा कहते हैं। इसमें एक परत पाया जाता है, जिसे बाह्य त्वचा कहते हैं। देखिए लास्ट में, यहाँ लास्ट में बाह्य इसीलिए इसका नाम है क्योंकि बाह्यतम में पाया जाता है अस्तर में, तो इसे कहेंगे बाह्य त्वचा। तो हो गया परागकोश की सबसे बाहरी परत, तो बाहरी परत को कहेंगे बाह्य त्वचा। फिर यहाँ देखेंगे बाह्य त्वचा का हमारा कार्य क्या होता है दोस्तों। तो यहाँ बाह्य त्वचा का कार्य आपका क्या है? परागकोश को, जो हमारा परागकोश है उसको सुरक्षा प्रदान करना। जो ये कवच होता है दोस्तों, ये बाहरी त्वचा इसे सुरक्षा प्रदान करता है दोस्तों। तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब चलिए दूसरा हमारा क्या है? अंतःस्तर। तो इसका भी डिफिनेशन देखेंगे दोस्तों। अंतःस्तर आपका यहाँ आया, तो चलिए देखते हैं अंतःस्तर का डिफिनेशन। ठीक है दोस्तों, आपका अंतःस्तर आ गया है एंडोथेसियम। क्या है? एंडोथेसियम। तो अंतःस्तर, तो अंतःस्तर बाह्य त्वचा के नीचे पाया जाता है। अगर आप लोगों को दोस्तों नहीं देखें तो फिर से रिवाइज करके देखें, जो हम परागकोश का वहां डायग्राम बनाए दोस्तों उसमें देखिए कि किस स्थान पर आपका अंतःस्तर है। तो देखिए बाह्य त्वचा के नीचे पाया जाता है, इसके एक परत होता है दोस्तों। तो क्या हो गया? अंतःस्तर। फिर देखिए दोस्तों आपका है अंतःस्तर का कार्य। तो अंतःस्तर का आप क्या कार्य होता है यहाँ देखते हैं। देखिए परागकोश का स्फुटन में सहायता करना, अंतःस्तर का यही काम होता है कि परागकोश का स्फुटन में सहायता करना। अब जो हमारा रंधक होता है, रंधक क्या है? परागकोश का स्फुटन जिस स्थान से होता है वहां की भित्ति थोड़ी पतली हो जाती है, इसी स्थान को क्या कहते हैं? रंधक। क्या कहते हैं? रंधक। तो दोस्तों इतना आपको समझ में आया होगा कि रंधक क्या है, अंतःस्तर के क्या कार्य है। फिर यहाँ नेक्स्ट आपका दिया गया है मध्यस्तर, तीसरा है मध्यस्तर, मिडल लेयर्स। तो यह स्तर जो होता है अंतःस्तर के नीचे पाया जाता है, ये मध्यस्तर अंतःस्तर के नीचे पाया जाता है। इसमें 3 परत पाई जाती हैं, अब मध्यस्तर का हमारा कार्य क्या है? यहाँ है या सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती हैं। जो मध्यस्तर होती हैं वो सूक्ष्म जो बीजाणु मात्र कोशिका होती हैं दोस्तों, उसे क्या करती हैं? पोषण प्रदान करती हैं। फिर आपका यहाँ 4 वाला है आपका टेपिटम। तो टेप्टम क्या है? यह मध्यस्तर के नीचे पाया जाता है, इसमें एक परत होता है, इसमें कोशिकाएं लंबी बहुगुणित होती हैं,
दोस्तों इसमें देखिए टेपिटम इस तरीके से इसका कुछ डायग्राम बनता है। इसमें जो हमारी ये कोशिकाएं दोस्तों हैं ये देखिए बहुगुणित होती हैं, कई संख्याओं में होती हैं दोस्तों। अब इसका टेपिटम का जो कार्य होता है वो है या लघु बीजाणु या सूक्ष्म बीजाणुओं को पोषण प्रदान करती हैं। ये किसको सिर्फ प्रदान करती है? सूक्ष्म बीजाणुओं को या लघु बीजाणुओं को। और जो मध्य स्तर था वो हमारा सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका को पोषण प्रदान कर रहा था, और जो यहाँ टेप्टम है वो हमारा सूक्ष्म बीजाणुओं को पोषण प्रदान करेगी। तो आई होप दोस्तों इतना आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से नोट्स कॉपी में लिख डालिए। फिर नेक्स्ट आपका है यहाँ 5 है आपका प्राथमिक यू बीजाणु। क्या है? पू बीजाणु जनन कोशिकाएं। इंग्लिश आप लोग यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, साथ में आप लोग नोट्स कॉपी में अपने इंग्लिश भी ऐड करते चलिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंग्लिश भी। तो यहाँ आप देखते हैं प्राथमिक जो हमारा बीजाणु जनन कोशिकाएं हैं इसका क्या डिफिनेशन है। तो इसमें 2 या 3 बार समसूत्री विभाजन होता है जिससे सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिकाएं बनती हैं। इसमें 2-3 बार जो होता है वो जो समसूत्री विभाजन होता है वो 2-3 बार होता है, जिससे हमारा जो बीजाणु मात्र कोशिका होती हैं उसका निर्माण होता है। फिर यहाँ है सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन। फिर आपका नेक्स्ट यहाँ है दोस्तों, यहाँ देखिए नेक्स्ट आपका है दिया गया है यहाँ टॉपिक सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे सूक्ष्म बीजाणुओं या लघु बीजाणुओं या प्राग कणों का निर्माण होता है। क्या होता है? प्राग कणों का निर्माण। तो ये भी आप समझ के जो सूक्ष्म बीजाणु होते हैं, जो सूक्ष्म बीजाणु होते हैं मात्र कोशिका में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तब उससे हमारा क्या बनता है? लघु बीजाणु। तो देखिए दोस्तों लघु बीजाणु का नाम भी हमारा सूक्ष्म बीजाणु है, और इन तीनों का नाम सेम ही है दोस्तों, बस अलग अलग नामों से पुकारा जाता है दोस्तों। जैसे मनुष्य का 2 नाम होता है, जैसे घर का स्कूल का, उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ भी इसका नाम सूक्ष्म बीजाणु हो या लघु बीजाणु या प्राग कण का निर्माण होता है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों इतना आपको समझ में आया होगा। यहाँ दिया गया प्राग कोश का विकास, तो स्पोरोजेनी। तो दोस्तों यहाँ प्राग कोश आपका दूसरा टॉपिक है। ये नीट में क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, यहाँ साथ में ये भी देख सकते हैं आप लोग, ये नीट में क्वेश्चन आ चुका है। तो देखिए प्राग कोश का विकास, यदि प्राग कोश का विकास एक से अधिक प्रपशु कोशिकाओं से होता है उसे क्या कहते हैं? प्राग कोश का विकास। तो दोस्तों इतना आपको समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स कॉपी में लिख डालिए। फिर नेक्स्ट है आपका लघु बीजाणु, जो टॉपिक है आपका दूसरा ये, तो वो है लघु बीजाणु जनन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। लघु बीजाणु क्या है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो यहाँ जो है लघु बीजाणु जनन, तो लघु बीजाणु जनन या सूक्ष्म बीजाणु जनन कोशिकाएं या प्राक मात्र कोशिकाएं होती हैं दोस्तों, इसे इतने नामों से जाना जाता है। फिर यहाँ लघु बीजाणु जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन, क्या अर्धसूत्री विभाजन होगा, और इसी अर्धसूत्री विभाजन से लघु बीजाणु का निर्माण होता है। क्या? लघु बीजाणु का निर्माण होता है। तो इतना आप लोगों ने समझा कि लघु बीजाणु जो होता है उसका निर्माण किस प्रकार से होता है, और इसी क्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। जब हमारा लघु बीजाणु जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होगा और इसी अर्धसूत्री विभाजन से लघु बीजाणु का निर्माण होता है, तो इसी क्रिया जो हमारी घटना हुई है जिससे ये बना है लघु बीजाणु, इसी क्रिया को क्या कहेंगे? लघु बीजाणु जनन कहेंगे दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो हमारा है वो किस प्रकार से है दोस्तों। तो यहाँ जो हमारा ये देखिए दोस्तों प्राक कणों का निर्माण। अब यहाँ हम देखेंगे कि प्राक कणों का निर्माण किस प्रकार से होता है, यहाँ डायग्राम द्वारा भी आप लोग को समझाएंगे। देखिए दोस्तों यहाँ आपका एक लघु बीजाणु है, मध्य कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 प्राक कणों, देखिए 4 प्राक कणों या लघु बीजाणुओं का निर्माण करता है या होता है। ये चारों प्राक कणों को प्रारंभ में देखिए दोस्तों कैलोलेयर
जोड़े रखता है। कौन सी लेयर जोड़े रखता है? केलोस लेयर जोड़े रखता है। तो ये देखिए, एक जो हमारा लघु बीजाणु मात्र कोश का था, उससे हमारा कितने कितने प्रकार का हमारा 4 परागकणों का निर्माण हुआ, जिसे परागकणों को आप कहेंगे लघु बीजाणु भी कहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों क्या हो गया? लघु बीजाणुओं का निर्माण हो गया। तो देखिए, और ये सारे किस उस लेयर से जुड़े हैं? केलोस लेयर से जुड़े हैं, जो कि ये नीट में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं दोस्तों। तो आप लोगों को समझ में आया कि लघु बीजाणु जो परागकण होते हैं उसका निर्माण किस प्रकार से होता है। तो डायग्राम के द्वारा भी आप लोग समझ सकते हैं। फिर यहाँ नेक्स्ट है आपका, यहाँ इसके बारे में कुछ यहाँ हम टॉपिक लिख रहे हैं दोस्तों, उसे अच्छे से समझिएगा। देखिए, चारों परागकणों के सम्मिलित रूप को चतुस्क टेट्राड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुस्क टेट्राड कहते हैं। फिर जो यहाँ आपका दिया है, केलोस लेयर के द्वारा ही ये चारों परागकण एक साथ रहते हैं। यहाँ आप लोग को लिखवा भी दिए हैं दोस्तों, जो हमने आपको बोला था कि यहाँ किस प्रकार से जुड़े होते हैं, किस लेयर से जुड़े होते हैं, तो हमने यहाँ लिखवा दिया, आप लोग लिख लीजिएगा दोस्तों। फिर यहाँ है टेपिटम से निकले एंजियम, क्या एंजियम में निकलता है दोस्तों। इसके बारे में जो हमने बोला दोस्तों, उसके बारे में हम यहाँ लिखवा रहे हैं दोस्तों, उसे आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए, चारों परागकणों के सम्मिलित रूप को चतुस्क टेट्राड कहते हैं। यहाँ केलोस जो लेयर होता है दोस्तों, के द्वारा ही चारों परागकण एक साथ जुड़े रहते हैं, एक साथ रहते हैं। फिर ये टेपिटम से निकले एंजाइम, देखिए टेपिटम से निकले एंजाइम निकलता है। तो टेपिटम से क्या निकलता है? हमारा एंजाइम निकला है, जिसे केलोस एंजाइम कहते हैं। इसके द्वारा ही केलोस के परत को क्या कहते हैं? घोलता है। क्या करता है? ये घोलता है, जिसके द्वारा ही चारों परागकण अलग हो जाते हैं। जिसके द्वारा ही जो चारों परागकण होते हैं वो अलग हो जाता है। अब ये भी तो आप लोग को जानना चाहिए कि जब ये एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो किस कारण फिर ऐसा आएगी घटना कि ये सब अलग हो जाएंगे। तो वही यहाँ कहा गया है कि टेपिटम से निकले एंजाइम, जो टेपिटम से हमारा एंजाइम निकलता है, जिसे यहाँ देख सकते हैं केलोस एंजाइम जो होता है, जिसे केलोस एंजाइम कहते हैं। इसके द्वारा ही इसका जो परत होता है उसको घोल देता है। जो एंजाइम रहता है इसके परत को घोल देता है, जिसके द्वारा ही चारों परागकण अंतिम में क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे दोस्तों। तो आप लोगों ने समझा किसके द्वारा ये जुड़े होते हैं, फिर किस कारण ये लोग अलग अलग हो जाते हैं। तो एंजाइम जो होता है वो इसकी जो परत होती है उसको घोल देता है, जिससे पिघल जाता है, जिसके द्वारा फिर ये सब क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे दोस्तों। तो इतना आप लोगों ने समझा। फिर क्या है? चतुस्क के प्रकार, टाइप्स ऑफ टेट्राड। तो देखिए, चतुस्क निम्नलिखित 5 प्रकार के होते हैं। तो पहला है चतुष्फलीय। तो चतुष्फलीय आपका किस प्रकार से होगा? इसमें 3 आप लोग यहाँ देख सकते हैं। आप लोग इसमें देखिए 3 देख रहे हैं, तो इसमें बताइए कितने, इसमें जो केंद्रक है वो कितना है आप लोग को? आप लोग जरा बताइए। आप लोगों ने तो आज जाना बताया भी, अगर 3 है तो 3 नहीं होता है, इसमें 4 होता है, तभी तो इसका चतुष्क नाम होता है। देखिए 3 इधर है और एक जो है इसके पीछे। तो हम यहाँ आप लोगों को हिंट दे दिए कि एक इसके पीछे है। फिर आपका है समद्विपार्श्व चतुष्क। तो ये इस तरीके से होता है, चारों आपका सामने होता है, ये देख सकते हैं आप। फिर नेक्स्ट है आपका क्रासित चतुष्क। तो यहाँ ये क्रासित होता है, आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से। दो इस प्रकार से खंडित होगा, फिर आपका आधा इस तरफ से होगा और एक पीछे होगा, तो 4 हो गया। फिर यहाँ है टी आकार चतुष्क। ये टी आकार का होता है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं क्या है? टी आकार का ये चतुष्क होता है। ये यहाँ ये देखिए टी आकार का होता है, 2 ऊपर होता है, फिर नीचे खंडित होकर यहाँ अलग हो जाता है, तो इसे क्या कहेंगे? टी आकार चतुष्क। फिर चौथा है आपका रेखीय चतुष्क। तो ये रेखीय, आप लोग इसके वर्ड से ही इसका अर्थ निकाल सकते हैं। ये रेखीय द्वारा होता है, खड़ा एकदम, देखिए दोस्तों। और इसके जो ये होते हैं केंद्र वो अलग अलग देखिए किस प्रकार से होते हैं। तो आप लोगों ने समझा कि रेखीय चतुष्क, टी आकार चतुष्क और क्रासित चतुष्क, समद्विपार्श्व चतुष्क, चतुष्फलीय कौन कौन से हैं, किस प्रकार से हैं। तो चतुष्क के निम्नलिखित 5 प्रकार हैं, आप लोगों ने अच्छे से समझा। नेक्स्ट टॉपिक आपका है परागकोश का स्फुटन। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, इसका डिफिनेशन किस प्रकार से दिया गया है। तो यहाँ यही समझने वाले हैं परागकोश का स्फुटन।
तो यहाँ देखिए इसका डिफिनेशन रहेगा आपका, जब पराकोश फटने वाला होता है, जब हमारा जो पराकोश होता है, ये देखिए पराकोश का यहाँ हमने आपको डायग्राम यहाँ हमने आप लोगों को बता दिया है बनाकर, जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ सके, इजीली आप लोगों को समझ में आए। तो हमारा जो पराकोश होता है फटने वाला होता है, तब इसमें दो परतें पाई जाती हैं। पहला जो होता है बाह्य त्वचा, दूसरा होता है अंतः त्वचा। जब ये फटने वाला होता है तब इसमें कितनी त्वचा होती है? बाह्य त्वचा, अंतः अस्तर, और इसके बाद मध्य स्तर, टेपिटम, ये दोनों परतें नष्ट हो जाती हैं। क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती हैं। सिर्फ बाह्य त्वचा और अंतः अस्तर परत बचता है। जब परागकोश परिपक्व हो जाता है तब परागकोश के फटने में अंतः अस्तर परत सहायता करता है। जब परागकोश परिपक्व हो जाता है तो उसके परागकोश के फटने में कौन सहायता करता है? अंतः अस्तर परत हमारा सहायता करेगा परागकोश को फटने में। तो यहाँ परागकोश का आप डायग्राम देख सकते हैं दोस्तों अच्छे से। अगर आप लोग से कोई पूछता है परागकोश का स्फुटन का डिफिनेशन लिखिए, तो आप लोग को इस प्रकार से ही लिखना है यहाँ, तो आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। फिर यहाँ आप लोग लिखेंगे, जब परागकोश परिपक्व हो जाता है तब परागकोश के अंदर अंतः अस्तर परत से जल की हानि होने लगती है। जो हमारा इसके अंदर जल होता है, जब फट जाएगा तो उसके अंदर जो नमी जो जल होता है वो उसकी क्या होने लगती है? हानि, वो खत्म होने लगता है। तब इनकी कोशिकाओं पर खिंचाव होने लगता है। जब उसका जल सूखने लगता है, पहले जब वो थोड़ा सा जल उसमें रहता है तो थोड़ा सा वो लचीला होता है, थोड़ा सा नरम होता है, और जब ये सूख जाता है या नष्ट हो जाता है या हानि होने लगती है इसमें, तो ये इसमें कोशिकाओं में क्या आ जाता है? खिंचाव, एक प्रकार का क्या आ जाएगा? खिंचाव आ जाएगा। तो उसी को कहेंगे खिंचाव होने लगता है। तो यहाँ ये जो होती हैं थोड़ी पतली हो जाती हैं। तब देखिए जिस स्थान पे ये जब ये फटता है हल्का सा, जब अंतः परत से जल हानि होने लगती है, क्या होता है? परिपक्व होता है, तब परागकोश के अंतः अस्तर परत में जल की हानि होने लगती है, तब इनकी कोशिकाओं पर खिंचाव होने लगता है। जब खिंचाव होने लगता है दोस्तों, तब ये थोड़ी पतली हो जाती है। क्या होती है? थोड़ी पतली सी हो जाती हैं। जब यह पतली होती है तो उसी जगह से परागकोश फट जाता है दोस्तों। आप लोगों तो को इतना तो पता ही होगा, जब कोई चीज जब कहीं से जैसे पतला हो जाता है तो उसी जगह पे उसका बहाव होता है। तो जब उसकी जगह पर उसी जगह पर बहाव होगा तो क्या होगा? परागकोश क्या होगा? लास्ट में फट ही तो जाएगा दोस्तों। तो इतना आप लोगों ने समझा कि परागकोश का स्फुटन किस प्रकार से होता है। यहाँ रंध्रक से परागकोश फट जाता है दोस्तों। तो रंध्रक आप लोग का कहाँ होता है? आप लोग बता सकते हैं? ये जो हमारा परागकोश का संरचना है, यहाँ देखिए जब फटता है, फटने के बाद में देखिए तो यहाँ क्या होता है? रंध्रक से परागकोश फट जाता है। इसी स्थान से हमारा परागकोश क्या हो जाता है? फट जाता है। तो इतना आप लोगों ने समझा। फिर आप लोग इसका डिफिनेशन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, परागकोश के स्फुटन की प्रक्रिया में परिपक्व परागकोश के अंदर अंतः स्तर से जल सूखने लगता है। जब ये परिपक्व हो जाता है तो इसके जो अंतः स्तर से जल होता है वो सूखने लगता है, जिसके कारण इन कोशिकाओं में बाह्य पतली भित्ति भीतर की ओर सिकुड़ने लगती, अंदर की ओर सिकुड़ने लगती हैं। इस कारण रंध्रक या मुख की कोशिकाओं पर दबाव पड़ता है। आप लोगों को हमने बताया डायग्राम से कि रंध्रक हमारा कहाँ होगा। तो यहाँ देखिए रंध्रक फिर भीतर की ओर सिकुड़ता है, इस कारण रंध्रक या मुख की कोशिकाओं पर दबाव पड़ता है, जिससे ये एक दूसरे से अलग हो जाती हैं तथा स्फुटन हो जाता है। क्या हो जाएगा? स्फुटन आपका हो जाएगा, फट जाएंगी। इसी को स्फुटन कहते हैं एवं परागकण स्वतंत्र हो जाते हैं। तो आप लोगों ने सारी क्रियाओं को अच्छे से समझा किस प्रकार से परागकोश का स्फुटन होता है दोस्तों। तो यहाँ हमने आपको डायग्राम द्वारा भी अच्छे से समझाए दोस्तों, जिससे आप लोग को अच्छे से समझ आ जाए दोस्तों। कितना मेहनत करते हैं दोस्तों आप लोग को ही पता होगा। तो आप लोग लाइक नहीं करते हैं दोस्तों, तो जरूर हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें, साथ में सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आप सभी को सारे न्यू वीडियो के हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें और आप लोग सारे न्यू वीडियो से अपडेट होते रहें। अच्छे से जो जानकारी हम बताते हैं उसे आप लोग अच्छे से लेते रहें और नोट्स कॉपी बनाते रहें। और कई ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि हम पढ़ाते हैं दोस्तों। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप जरूर पूछ सकते हैं कमेंट द्वारा, उसका आंसर दिया जाएगा। तो आप लोगों ने डायग्राम द्वारा और भी अच्छे से समझा होगा और मजा भी आया होगा पढ़ने में। तो दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और आप लोग इसी प्रकार से अपना प्यार हमारे चैनल द्वारा बनाए रखिएगा। तब तक के लिए इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।